इंदिरा पूनावाला, इंदिरा शबनम, इंदु पेश करने जा रही हूँ अपनी एक हिंदी की कहानी। मैंने कहानियाँ 5 भाषाओं में लिखी है। ये हिंदी उर्दू की कहानी है। इस कहानी का टाइटल है बेघर। बेघर, जिनको अपने घर होते हुए भी महसूस होता है कि उनका कोई घर नहीं, कोई और घर चाहिए। उन लाखों लोगों को के नाम पर मैंने एक कहानी लिखी है कि बेघर। मेम साहब, मुझे अपने पास रहने दो। मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी तो नहीं है। छुट्टे काम करके अपना पेट पालती हूँ और रात को कहाँ पर भी जाके, किधर भी जाके सो जाती हूँ। जिस मोबाइल से मैं बात कर रही हूँ वो मौसी के बेटे का है, जो 2-3 लड़कों के साथ रहता है। मैं कभी कभी किसी उस कोने में भी सो जाती हूँ। 1, 2, 3 नहीं, 10-15 बार दिल को हिलाने वाली दर्द भरी आवाज़ का फ़ोन मुझे लगातार आता रहता था। लगातार 2-4 दिनों से तो बहुत ही फ़ोन आने लगे थे उस लड़की के। मैं क्या करूं? 2-3 दिन पहले मेरे पास सकाल में मेरे विज्ञापन एडवर्टाइज पढ़कर रत्नागिरी से एक लड़की सामान के साथ मेरे घर आ पहुंची थी। वह कहने लगी, मुझे काम और छत की बहुत ज़रूरत है। एक घर हो और काम। मेरी माँ विधवा है, उनके हम 3 लड़कियां हैं। मेरा काम छूट चुका है। मैं तुरंत काम पे लग जाना चाहती हूँ। मैंने अपने सामने रखे हुए दर्पण में निहारते बाल पर कंघी फेरते हुए कहा, मैंने तो सकाल दैनिक अखबार में विज्ञापन डाला था कि मध्यम उम्र वाली, बीच उम्र वाली औरत चाहिए और जिसको कोई बंधन ना हो, घरेलू काम में चाह रखने वाली और जवाबदार से घर की औरत की जैसे काम करने जैसी। छोटी लड़की नहीं चाहिए जिसको मैं काम पर नहीं रखना चाहती। किसी छोटी लड़की को नहीं रखना चाहती। तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली होगी। 1-2 साल के बाद तुम चली जाओगी, या हो सकता है और कोई बात आ जाए। उसने कहा, मैं बिल्कुल शादी करने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, कुछ दिनों तक मैं तुम्हें पास रखूं और सोचूंगी तुम काम कर सकती हो या नहीं। वैसे ही मैं तुम्हें नहीं लगाना चाहती। मुझे बाहर बहुत सारे काम निपटाने थे, सो मैं घर का साफ सफाई करने के आदेश देकर, उसको झाड़ू, फड़का, फिनाइल की बोतल देकर घर से निकल गई और वह काम में जुट गई। मेरे पास बहुत सारे काम करने के लिए उत्सुक लड़कियों के, औरतों के फ़ोन आने लगे। कुछ बहाने बनाकर मैं टाल देती थी। फिर उसी अनाथ लड़की का फ़ोन आया जिसका नाम कमल था। मैंने उसे कह दिया, सरिता नाम की लड़की सामान लेकर बहुत दूर गांव से आके मेरे घर पे आके धमकी है। वहाँ से हिलती नहीं। मुझे घरेलू काम करने के लिए एक औरत की आवश्यकता है, लड़कियों की नहीं। और छोटी लड़कियां तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिनकी जवाबदारी मेरे सर पे आ जाए। एक दिन पहले काम पर रखी हुई सरिता 1 घंटे में आती है कहकर मेरा अपना सामान रखकर कहीं चली गई थी और 2-3 दिनों तक वो लापता रही। कोई खोज खबर भी न दी। मेरे घर का बहुत सारा तूफान उठा, पुलिस के रिपोर्ट किया, बहुत ही बातें चल पड़ी। मेरा फ़ोन बजा, यह कोई औरत थी। बस मेम साहब, एक बार आपसे मिलना है। मैं आ जाऊं? मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ। आपकी एड्रेस अखबार में पड़ी थी। जी।
कुछ घंटों के बाद वह लड़की दिखने वाली औरत जिसका नाम वंदना था वह आ गई। मैंने सोच रखा था उस लड़की को आते ही मैं तुरंत सरिता को काम से हटा दूंगी। छोटी लड़कियां मुझे नहीं चाहिए और इसलिए मैंने उस औरत को जिसका नाम वंदना था उसे बुला लिया। वंदना एक मंझले कद की सांवली लड़की नुमा औरत थी, मेरे सामने थी, जिसकी आंखें धसी हुई थी और वो कोच पर बैठ गई। मैंने उसे पीने के लिए पानी दिया। उसने पूछा, तुम घर में ही क्यों रहना चाहती हो? उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, वाई के घाट में स्कूटर चलाते हो गया। मुझे एक लड़की भी है, तीसरे दर्जे में पढ़ती है। मेरे सास ससुर ने मुझे मनु समझकर घर से निकाल दिया है। मेरी माँ विधवा है। मैं यहाँ हड़पसर में अपनी मौसी के पास किसी तरह यहाँ वहाँ काम करके रहती हूँ। रविवार के दिन बेटे से मिलने जाती हूँ जो मेरी माँ के पास रहता है। मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हारा छोटा बच्चा है, बीमार पड़ेगा तो उसी समय उसकी माँ की ममता तुम्हें फिर ऐसा मजबूर कर देगी कि उसके पास तुम चली जाओ। क्या तुम उसके पास रहना नहीं चाहती? मैं उसकी समस्याओं को सुनकर उसे कुछ सुझाव देते हुए कहा, अपनी विधवा माँ और बच्चों के पास रहकर ही आसपास कोई काम ढूंढ लो और अपने बच्चे को भी पढ़ो लिखाओ। तुम 21 साल की उम्र की पत्नी, एक माँ और विधवा भी बन चुकी हो। यह देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चे से दूर नहीं रखना चाहती, अपने पास नहीं रखना चाहती। उसने मेरा जवाब सुन लिया। मैंने उसे चाय बनाने का आदेश दिया और चाय के बर्तन, शक्कर, दूध आदि उसे दिखा दिया और उसने चाय बनाई। मैं सांत्वना भरे हाथ उसके सिर के ऊपर फेरा और बस स्टॉप पे तक छोड़ने को चली गई। मैं उससे बातें करते हुए कहा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कोई काम करते करते भला इंसान हो, विधुर हो, तुम्हारे जीवन में कहीं किसी मोड़ पर आ जाए। तुम्हारे बच्चे को भी तो पिताजी की ज़रूरत है। माँ का बच्चा उसको अपना लो। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूँगी, लेकिन ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए कि अपने बच्चे को छोड़ कर कहीं पर भी जाके रहना चाहिए। घर तो आखिर घर ही होता है। सरिता आज अचानक ही घर पे आ धमकी, अस्त व्यस्त बाल, चेहरा परेशान, आंखें लाल और मैले कुचैले कपड़े थे जो मेरे पास सामान छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे डांट कर पूछा, कहाँ गायब हो गई थी? यह क्या होलिया बना रखा है? सामान रखकर 1 घंटे में आती हूँ कहकर कहाँ भाग गई थी? तुम्हारी आई का फोन गांव से आता रहता था। मैंने झुंझला कर गुस्से में डांटते हुए कहा, हमने तो पुलिस में भी रिपोर्ट तुम्हारी करने वाले थे। कहीं किसी आदमी ने तुम्हें उठा के तो नहीं दिया या खून वून तो नहीं कर दिया? घर छोड़ के क्यों आते हो तुम लोग? वह बहुत बुत बने बैठी रही। बोलती क्यों नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गई थी बिना बताए हुए? मैंने पूछा। मेम साहब, उसने मुझे धोखा दिया, सरिता ने कहा। किसने धोखा दिया? एक सुरेश नाम के लड़के पूना में लड़ झगड़ कर रत्नागिरी से आपका विज्ञापन पढ़कर पुणे इसके लिए ही आई थी। उससे मिलने गई थी। उसने कहा, फिर क्या हुआ? वो लड़की के लिए तुम अपना गांव छोड़कर मेरे पास आने लगी, रहने लगी? फिर क्या हुआ? वह तो शादीशुदा है। उसके दोस्तों से पूछकर जब मैं अचानक सुरेश के घर पहुंची तो उसकी औरत बच्चे के साथ में वो घर में ही था। उसने बताया कि वह सुरेश की बीवी है और बच्चा भी है उसका, शादीशुदा है। उसने कभी बताया नहीं था तुम्हें? सुरेश भी वहीं पहुंचा। तुम यहाँ से चलो, उसने मुझे कहा। उसने मुझे अपने एक दोस्त के घर रखा। हम रात दिन झगड़ते रहते थे। आखिर हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर मैं आपके घर चली आई। धोखा दिया था उसने।
बताया नहीं था तुरंत। और तुमने इसकी वजह से घर छोड़ा, वो लड़के के सुरेश की वजह से? हाँ, इसके लिए मैं अपना घर छोड़ के आई थी कि आपके पास रहूंगी, वो भी इसी शहर में रहता है। तुरंत घर छोड़ने को कह दिया उसे, तुरंत ही घर छोड़ने को कह दिया और सामान उठा के अपना ले जाओ, मुझे तुम्हारे जैसी औरत नहीं चाहिए जो इस तरीके से बिना कुछ जाने अपना घर छोड़ दे। वो लड़की थी दूसरी, जो पिछले 10-12 दिनों से बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी, उसने अपना कमल बता दिया था नाम। मैंने उसे हाँ कर दिया। उसके बार बार फ़ोन जो आने लगे थे, तंग होके एक बार मिलना चाहती थी। मैं बस से डेकन तक पहुंची हूँ, लेकिन मुझे घर का पता मालूम नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, तुम किसी बस पे सवार मत होना, मैं रिक्शा लेके आती हूँ और मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगी। अब कहीं भी हिलना डुलना नहीं, बड़े शहर में गुम हो जाओगी कमल। मैं ऐसा दौर से गुजर रही थी जिसमें बहुत ही भावुकता, चिड़चिड़ापन, समाज के लिए शिकायत, गुस्सा, रोना, इन लड़कियों की ज़िंदगी के ऊपर कि उन्होंने खिलौने बना के रख दिया है और उसके माँ बाप, उनके माँ बाप कोई हैसियत रखते ही नहीं है उनके जीवन में। मैं उस दौर से गुजर रही थी। किसी भी तरीके से अपने आप पे काबू रख के, गुस्से को काबू रख के मैं चढ़कर उस अनाथ लड़की कमल से मिलने चली गई ऑटो में जाके, जिसे 10-15 दिन से मेरी रातों की नींदें खराब कर दी थी और मेरा चैन लूट लिया था। मैं मोबाइल से कमल से पूछ लिया था कि तुम कैसे पहचानोगी मुझे और मैं भी तुम्हें कैसे पहचानूं। उसने कहा मैं बहुत ही दुबली पतली सी हूँ और पीले रंग का टॉप और जीन पहने हुए हूँ। मैंने रिक्शा का क्रॉसवर्ड दुकान पे खड़ा कर दिया। जैसे ही ऑटो उतरी, एक बहुत सी छोटी लड़की पैंट और टॉप पहने हुए, करीब 9-10 साल की उम्र की, मेरे तरफ दौड़ आई। हाथ में मोबाइल था। मैं समझ गई कि यही लड़की कमल है, अपना घर छोड़ के आने वाली। मैंने उससे कहा तुम इतनी छोटी बच्ची हो, मैंने तो अखबार में बड़ी औरत के लिए इश्तेहार दिया था, तुम मेरे इतने घर की जवाबदारी कैसे उठा सकोगी, खुद को नहीं संभाल पाओगी। फिर तुम आई हो, चलो मेरा घर देखो, लेकिन मुझे तुम योग्य नहीं लग रही हो कि मेरे इतनी बड़ी गृहस्थी को तुम संभाल सकोगी। मैं उसे घर लेकर आई, उसे बिठाया, पूछा तुम बचपन से अनाथ हो क्या? लोग किसी रिश्तेदार के घर में तो ज़रूर रहती होगी तुम, नहीं तो लोग तुम्हें अनाथालय में डाल देते थे। उसने बतलाया खड़कवासले के आसपास छोटा सा गांव है, मैं एक दूर के रिश्तेदार के पास रहती हूँ, गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मैं तो सुनती आती हूँ कि खेतों में काम करने वालों की बहुत ज़रूरत रहती है उधर, बहुत सारी औरत, बहुत सारी लड़कियाँ कम से कम पेट तो पाल सकती है, तुम यहाँ किसके पास रहती हो? दिल्ली के कुछ कॉलेज की लड़कियाँ हैं, उसके घर उन लोगों ने किराया पे घर ले रखा है, वहाँ मैं रात को कभी कभी सो जाती हूँ और दूर के रिश्तेदार कुछ लड़कों के साथ एक खोली में पड़ी रहती हूँ। कभी सो जाती हूँ, मैम साहब मुझे एक घर चाहिए। फिर मैंने उसे कुरेदा, क्या तुम किसी अनाथालय में रहना पसंद करोगी? तो मैं तुम्हें उसमें भर्ती करवा दूँ, अनाथालय में। कमल ने कहा, कह दिया। मैंने कहा तुम्हें किसी घर में क्यों नहीं रहना चाहती? अनाथालय में रहकर मैं अनाथ होने की भावना नहीं रखना चाहती, माँ बाप खोने की बढ़ती हो जाएगी और दुख सताएगा कि मुझे माँ बाप नहीं है। वहाँ वो दया करुणा हो सकती है, कठोर व्यवहार भी हो सकता है, जो मैं नहीं चाहती कि अनाथों की ज़िंदगी गुजारूं। मैं एक घर का आधार चाहती हूँ, प्यार और ममता से बड़ी मालकिन और मालिक अपने पाँव पर खड़े होकर मालिक मालकिन की छत छाया में बड़ी होना चाहती हूँ। इसलिए मुझे एक घर की तलाश है, प्यार, सुरक्षा तथा आधार की ज़रूरत है। मैं थोड़ी सी भावुक हो गई। उसका
प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगी कि क्या जवाब दूं। आराम लेने के लिए रसोई घर में पानी पीने चली गई और थोड़ी सी घर में चहलकदमी करने लगी ताकि मैं अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को काबू कर सकूं। बेटा, तुम बहुत छोटी हो, मेरी बहुत बड़ी गृहस्थी है, बोझ उसका जवाबदारी तुम नहीं संभाल पाओगी, तुम्हारे कंधों पे नहीं डाल सकती। तुम मेरी मौसी के लड़के के पास ही रह लो, तुम तुम्हारे मौसी के लड़के के पास ही जाके रह लो। उसने कहा, वो लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं और ये रिश्तेदार भी दूसरे शहर काम पर जाने वाले हैं। मैंने पूछ डाला, ये लड़के तुम्हें तंग करते हैं, उसका मतलब क्या? अब क्या समझाऊं आपको, खुद समझ ले। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी गांव चले जाओ, वहां आधा पेट ही सही तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित तो रहेगी। इतने बचपन से ही तुम ऐसी हालत हो गई है, अब आगे तुम्हारे लिए शहरों में कौन सी सुरक्षा है? उसने मेरी बात से साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं दिल्ली वाले लड़कियों के साथ दिल्ली चली जाऊंगी, मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं गांव नहीं जाऊंगी। मैंने उसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा और उसके सास को लेकर घर से बाहर आई। 50 का नोट उसके हाथ में थाम देकर उसे रिक्शा में बिठा दिया और कहा, जहाँ तुम रहती हो पहुंचकर फ़ोन करना, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं पहले ही एक लड़की सरिता से परेशान हो चुकी हूँ और अब दूसरी लड़की का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मैंने ठीक नहीं समझा। मैं सोचने लगी, मैं कब तक इस धोखेभरी दुनिया का विश्वास नाम की चीज़ पर जीती रहूंगी। एक ऐसी आस में शायद कोई दुखियारी का जीवन मैं सुधार सकूं। आजकल मैं आसपास के रिश्तों से दुनिया के भरोसे के नाम पर इतनी ठगती और लुटती हुई जा रही हूँ। सचमुच ही ये अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है कि ये रिश्ते कितने खोखले हैं, किस चीज़ पे बंधे हुए हैं। प्यार और मोहब्बत और रिश्ते नहीं चाहिए, जो चाहिए वही चाहिए उनको। आजकल मैं आसपास के उन्हीं रिश्तों से लूटती रही। मेरे मन में बार बार सवाल उठता है, क्या अब उस दुनिया में सच्चाई, भरोसा, रिश्ते, अपनापन कुछ भी नहीं बचा है? अगर बचा है तो एक अदद घर चाहिए या पैसे चाहिए, रुपए और घर। इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं? कहीं भी अपने घर छोड़ कर जाने क्या हासिल करने आए हैं? भागते हैं, लुटते लाटते रहते हैं। मुंबई के फुटपाथों पे हजारों लोग पड़े हुए रहते हैं, अपना एक घर नहीं ढूंढते। यहाँ एक बहुत समाज का ललकार से भरा हुआ प्रश्न मेरे मन के अंदर खलबली मचा रहा था। मैं इस सवालों के जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। घर की बेल बजी, वह अपने ख्यालों के ताने बानों को मैं निकल कर भागी। कोरियर वाला आया था। डॉक्यूमेंट्स पर सही करके मैं बालकनी में टंगे हुए झूले पर बैठ गई। उस कहानी के पाठकों से मैं पूछती हूँ, आखिर ये क्या बात है? लाखों करोड़ों लोग अपना घर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर एक घर की तलाश में भटकते रहते हैं। मैं झूले से उठ गई। कुछ कपड़े बिखरे सूखे थे, उन्हें ठीक तरह करके लपेट लिया। पाठक ही सोचे, मेरी कहानी में 3 पात्र थे। अनपढ़ सरिता, वंदना, कमल गांव से भागकर शहर आ गए
अपने अलग अलग समस्याओं को लेकर खून के रिश्तों से भाग कर दूसरे के घरों में पनाह लेने, मैंने उन्हें अपने रिश्तेदारों अपने घर में जाने की सलाह दी थी। ये विदेशों से भागते हुए लोग, ये विदेशों से में भागते हुए लोग, ये गांवों से भागकर शहरों में आते हुए लोग, ये केवल पेट भर रोटी खाने के आने वाले लोग, या रिश्तों से भागकर आज़ादी और सिर्फ आज़ादी पाने के लिए, क्या उनको सचमुच कोई मजबूरी है? रंगीन सपने, पढ़ाई से भागकर शादी करने, कौन सा मकसद है? कौन सी मंजिल लेकर शहरों में वो आते रहते हैं, फॉरेन में भागते रहते हैं, गाँव को खाली खाली करके सूना सूना बनाकर और शहरों को भीड़ से भरते जा रहे हैं। गाँव को खाली खाली करके सूना सूना बनाकर शहरों की भीड़ बढ़ाते जाते हैं ये लोग।